अस्सलाम वालेकुम। आयशा अरसलान नावल में आपका खुशामदीद। प्लीज़ अगर आपको ये नावल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब के क्लास में जाएं एंड बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली एपिसोड आप तक सबसे पहले मैसर हो। ये एक शॉर्ट मुकम्मल नावल है जिसका नेम है मासूमियत। ये गाँव के चरगे का मंजर था जहाँ सारे गाँव के आदमी खड़े थे। कत्ल तो हुआ है इसलिए बदला तो लिया जाएगा, सरदार साहब अपनी असली सख्त लहजे में बोल रहे थे। और एक साइड गांव का गरीब किसान करमदीन खड़ा था। ठीक है सरदार साहब, वो अपना सर झुका चुका था। सरदार साहब कुछ देर सोचते रहे पीट के, जैसे कि तुम हमारी ज़मीनों पर ही काम करते हो तो हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे, क्योंकि तुम सारी ज़िंदगी हमारी ज़मीनों पर ही काम करते रहोगे। यही तुम्हारी सज़ा है, लेकिन कत्ल का बदला तुम्हें अपनी बेटी बनी में देनी होगी। इनकी बात सुनकर एक पल के लिए सारे जरगा सन्नाटा छा गया। करमदीन ने बेहद हैरत और बेयकीनी से देखा। वो सरदार साहब के फैसले पर उफ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि यही इन लोगों के रवाज थे। अगले आधे घंटे बाद वो अपने घर गया और अपनी बीवी नसीमा से कहा कि जल्दी से बेटी को चादर दो। नसीमा बड़ी हैरान हुई, क्यों, क्या हुआ है? तो करमदीन ने सारी बात नसीमा को बता दी। नसीमा का दिल जैसे धड़कना भूल गया। ये क्या कह रहे हैं? क्या मतलब वो मेरी बेटी को बनी लेकर जाना चाहते हैं? अभी मेरी बेटी की उम्र ही कितनी है? वो सिर्फ 14 साल की बच्ची है। नसीमा का तो जैसे सांस अटक गया था। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूँ। इन लोगों को मेरी जान नहीं चाहिए, ये इनकी शर्त है कि इन्हें बनी ही चाहिए। वो सर झुका गए और दरवाजे में खड़ी नमल हैरत से अपने बाप को देखा। अब्बा क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? वो फ़ौरन इसके पास आई थी। करमदीन ने इसके सर पर हाथ रखा। मेरी बेटी मेरी हर बात मानती हो ना, तो मेरी एक बात मानोगी? उन्होंने इसे बुलाते हुए पूछा तो नमल ने सर हिलाया। गाँव वाले चाहते हैं कि तुम्हें बड़ी हवेली ले जाएं, फिर तुम्हें वहीं रहना होगा। इसके बाद तुम्हें हमसे मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी। अगर तुम नहीं गई तो वो फिर मुझे मार देंगे। और इनकी बात सुनकर नमल के चेहरे का एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था। वो अपने बाप का मरता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए मान गई। ठीक है अब्बा, मैं चलूँगी, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूँगी। सही कहते हैं कि बेटियां ही वालिदैन की कुर्बानी का बकरा बन जाती हैं। वो चादर लेकर अपने बाप के साथ जगह में जाने के लिए निकल चुकी थी। वो इतनी छोटी थी कि इसे वनी और निकाह का शायद इल्म भी ना हो, और वो थी भी बहुत मासूम। खैर, करमदीन इसे लेकर हाजिर हो चुका था और एक साइड खड़ा सरदार साहब का पोता बेहद हैरत और बेयकीनी से इस छोटी सी लड़की को देख रहा था। वो खुद अभी महज 18 साल का था, लेकिन दादा ज़बरदस्ती से हवेली से बुलाकर यहाँ लेकर आए थे और इसे ज़बरदस्ती निकाह के लिए राज़ी भी कर चुके थे। हालांकि वो ये निकाह करना नहीं चाहता था। कुछ ही देर में 18 साल दराब शाह करन का 14 साल नमल से हो चुका था। इस निकाह का क्या अंजाम होता था, होना था, और इसके बड़ों ने क्या सोचकर ये फैसला किया था, ये कोई नहीं जानता था। और इस वक्त दराब शदीद परेशान था। क्या ये इसकी उम्र थी? अभी तो इसे पढ़ना था, कुछ बनना था, लेकिन ये दादा ने इसे कहाँ फंसा दिया। इस गांव के सरदार थे रहीम साहब। इनका एक ही बेटा था, रहमान खान। इसके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा फैजल खान, छोटा बेटा दराब खान और इससे छोटा था इब्राहिम खान। खेतों में काम करते हुए आधी रात के वक्त गलती से करमदीन की बंदूक से गोली चली और फैजल खान को लग गई। वो मौका पर ही जान बहक हो गया था और करमदीन को लगा शायद कोई लुटेरा खेतों में घुस गया है। वो नहीं जानता था कि वो सरदार साहब का पोता है और इसी वजह से अभी इसकी जिरगे में पेशी हो रही थी। इनका दिल बहुत तकलीफ में था। नसीमा बेगम ने किस तरह दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी खुद से जुदा किया था, वही जानती थी। इसके बाप ने आखिरी बार बेटी को देखा, शायद अब सारी ज़िंदगी इसे देख ना सके। वनी का मतलब क्या होता है वो अच्छे से जानते थे। वो लोग इसे हवेली ले गए और वो खाली हाथ लौट गया। इसे लग रहा था जैसे आज सब कुछ हार गया हो। नमल इन सबके साथ इतनी बड़ी हवेली में दाखिल हुई, वो किसी छोटी सी बच्ची की तरह एक्साइटेड होती सारी हवेली देख रही थी। इसकी आंखों में जुगनू चमक रहे थे। इसने ज़िंदगी में पहली बार हवेली को अंदर से देखा, वरना हर बार बस दूर से ही देखती थी, क्योंकि खान हवेली गांव से कुछ फासले पर थी, काफ़ी बड़ी थी और बहुत खूबसूरत थी। इसके पीछे ही 2 मुलाजमा थी। दादा और दराब कहाँ गए थे फिलहाल किसी को नहीं पता था, और नमल तो ये भी नहीं जानती थी कि वो इस घर की बहू बन गई है। बस इसे इतना पता था यहाँ रहना है। अम्मा ने बस यही कहा था कि अगर वो कोई भी काम कहे तो कर देना, जिस तरह मुलाजमा काम करती हैं इसी तरह काम करना है, क्योंकि वनी का मतलब यही होता है कि लड़की को बदतर से बदतर सलूक बर्दाश्त करना पड़ता है। वो मुलाजमा की संगत में चलती हुई हवेली के अंदर दाखिल हो चुकी थी। हवेली के लाउंज में एक खतून और एक 25 साल खूबसूरत और जवान लड़की बैठी हुई थी। वो तो अभी तक घूम कर सारी हवेली देख रही थी। वो गोल गोल घूमती हुई इस पास देख रही थी। सलाम बीबी जी। इस औरत को सलाम किया। वालेकुम सलाम। कौन है ये? इनके लहजे में एक नरमी और ठहराव था। बीबी जी, करमदीन की बेटी है और सरदार साहब ने इसका निकाह छोटे बाबा से कर दिया है। इनकी बात सुनते शगुफ्ता बेगम के चेहरे का रंग उड़ गया। इन्हें यकीन ना आया, इतनी छोटी बच्ची का निकाह कर दिया। अब्बा हजूर ने एक ऐसा फैसला कर दिया। खैर तुम जाओ। उन्होंने हाथ के इशारे से मुलाजमा को जाने को बोला, लेकिन मुलाजमा हैरान थी। लेकिन बीबी जी, इसका क्या करना है? नौकरान की बात सुनकर शगुफ्ता बेगम के चेहरे पर गुस्से के तासरात नुमाया हुए। अदब से बात करो, इस हवेली की बहू है, जाओ यहाँ से।
मुलाजमा सरहलाती हुई चली गई और वो लड़की जो सारी बातें सुन चुकी थी एक ही झटके से उठी और आगे बढ़ते नमल के चेहरे पर एक थप्पड़ दे मारा। ये सब इतनी अचानक हुआ कि नमल समझ तक ना सकी। शगुफ्ता बेगम फौरन उठी और इस तक पहुंची। ये क्या कर रही हो बेटा, हौसला रखो। उन्होंने इस लड़की को दोनों कंधों से पकड़ा और नमल फटी फटी निगाहों के साथ इस लड़की को देख रही थी। अम्मी मुझे कह रही हैं मैं हौसला करूं? इस लड़की के भाग की वजह से मेरा शोहर मुझसे जुदा हो गया, मेरा बच्चा यतीम हो गया और आप कह रही हैं मैं सब्र रखूं? वो लड़की क्या गुस्सा और बेबसी से चीखते हुए फुट फुट कर रो पड़ी। बेशक नमल को दुख हुआ, इसे थप्पड़ पड़ने से वो तकलीफ नहीं हुई जो इस लड़की की हालत देख कर हुई। शगुफ्ता बेगम ने इसे अपने गले से लगा लिया। सब्र करो, खुदा सब्र करने वालों के साथ है। और वो बस एक हादसा था और इसमें इस लड़की का क्या कसूर है? वो शास्त्री से पूछ रही थी। मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। आप जानती हैं ना मैं फैसल के बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी और इन्हें मुझसे छीन लिया गया। वो वहीं सोफे पर बैठ गई और फुट फुट कर रो रही थी। नवल कदम कदम चलती इसके पास आई। क्या हुआ अपी? इसने इतनी मासूमियत से पूछा कि शगुफ्ता बेगम की आंख में नमी चमक पड़ी और अरीबा ने 1 मिनट से पहले इसका हाथ अपने कंधे से दूर झटका। खबरदार अगर मेरे करीब आई या मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। उंगली उठाए इसने नवल को इतने गुस्से से तंबिया की कि नवल के चेहरे पर खौफ नमदार हुआ। वो उठी और अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और नवल सोफे पर बैठी हुई है थी यकीन बेयकीनी से इसकी कैफियत को देख रही थी। फिर इसने चेहरा पलट कर शगुफ्ता बेगम को देखा। इन्हें क्या हुआ है? वो क्यों रो रही थी? इसकी इतनी मासूमियत देखकर शगुफ्ता बेगम के लबों पर तबस्सुम बिखर गया। कुछ नहीं बेटा, इसने अपना शौहर खो दिया है इसलिए वो तकलीफ में है। तुम इसे माफ़ कर देना, वो बहुत अच्छी है, बस हमने इसे बुरा बना दिया है। उन्होंने नरमी से नमल की वही गाल तफाई जिस पर अभी अरीबा ने थप्पड़ मारा था। नमल ने बिना कुछ कहे इस बात में सर हिला दिया, बल्कि वैसे जैसे अच्छे बच्चे बात मानते हैं। और आप कौन है और वो कौन थी? इसने मासूमियत से इशारा करते सवाल पूछा और शगुफ्ता बेगम ना चाहते हुए भी हंस पड़ी। तुम मुझे अम्मा कह सकती हो क्योंकि रिश्ते में तुम्हारी अम्मा लगती हो और जो अभी कही है इसका नाम अरीबा है, तुम इसे आप ही कह सकती हो। नमल उलझी निगाहों से शगुफ्ता बेगम को देख रही थी। लेकिन आप मेरी अम्मा कैसे हो सकती है? मेरी अम्मा तो वो है वो जो घर में हमारे साथ रहती हैं। इसकी इतनी मासूम बातें सुनकर शगुफ्ता बेगम को ना चाहते हुए भी हंसी आ रही थी। देखो हर लड़की की 2 अम्मा होती हैं, एक वो जिसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया होता है और एक अम्मा वो होती है जहाँ आप शादी कर चुके जाते हैं। इस घर में एक अम्मा होती है। और लफ्ज़ शादी पर नवल फिर से हैरान है कि हो गई है। इतनी मासूम और हैरत से पूछा शगुफ्ता बेगम का कहका लाउंज में गूंज उठा। बिल्कुल तुम्हारी शादी हो गई है। इनकी बात सुनते नवल के चेहरे का रंग उड़ गया। हैं? लेकिन शादी कहाँ हुई? मेरा हीरो कहाँ है? मैं तो तैयार भी नहीं हुई, मैं दुल्हन नहीं बनी तो शादी कैसे हो गई? वो बेहद बातहवास थी और शगुफ्ता बेगम ने बहुत मुश्किलों से अपनी हंसी जब्त की थी। देखो ज़रूरी नहीं होता कि शादी तभी हो जब आप दुल्हन बनकर तैयार हो। निकाह का मतलब शादी और तुम्हारा निकाह हो चुका है। मेरे बेटे के साथ अभी कुछ देर में आता ही होगा तो तुम इससे मिल लेना। वो तुम्हारा शोहर है और अच्छी बीवियाँ शोहर की इज्जत करती हैं, समझ रही हो ना? शगुफ्ता बेगम ने इसे समझाया और इसने इस बात में सर हिलाया। इतने में हवेली में दादा जान और दराब खान अंदर दाखिल हो चुके। दराब की दादा से काफ़ी बहस हुई थी और दादा का ये कहना था कि यही मुनासिब हल था क्योंकि सारे जानते थे कि वो कत्ल नहीं बस एक हादसा था, इसलिए उन्होंने ना ही करमदीन को कत्ल किया और ना ही जरगे के असूलों के खिलाफ गए। इस तरह इनकी बेटी वनी होकर आ गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इसके साथ वनी जैसा सलूक करेंगे। इधर आओ जरा। शगुफ्ता बेगम ने इसे मुखातब किया। वो फौरन माँ के पास आया। नमल ये तुम्हारा शोहर है, इसका नाम दराब खान है, तुम्हें इसकी इज्जत करनी है। अम्मा तो बस शुरू हो चुकी थी। दराब का दिल चाहा या अपना सर पीट ले या यहाँ से भाग जाए। न जाने वो इसे क्या क्या समझा रही थी। बात के आखिर में वो दराब की तरफ पलटी। जाओ इसे कमरे में लेकर जाओ और अपना कमरा दिखाओ। और ये बात सुनता दराब बेहद हैरत और बेयकीनी का शिकार हुआ। क्या मेरे कमरे में रहेगी? इसे हैरत का शदीद धचका लगा था। हाँ भाई क्यों तुम्हारे कमरे में रहेगी? तुम्हारी बीवी है। अम्मा पर पुरस्कून थी लेकिन इसे समझ नहीं आ रही थी। एक तो कम मम्मी ने कहा, ऊपर से वो इसके कमरे में भी रहेगी। भेज रही थी वो दांत पीस कर रह गया। अम्मा प्लीज, इस हवेली में इतने सारे कमरे हैं, कहीं भी इसे ठहरा दें, लेकिन मेरे सर पर सवाल मत करें। नंबर जो इसकी बातें बहुत गौर से सुन रही थी, इसकी आंखों में नमी सी इकट्ठी हुई। इसे पहले की नज़र में दराब काफ़ी मकरूर लगा था। अम्मा आप रहने दें, मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। वो जो माँ से बहस कर रहा था अचानक ही वो दरमियान में खुफकी से मुंह फैलाती बोल पर उठी कि दोनों माँ बेटे ने हैरत से देखा। क्यों बेटा तुम इसके साथ क्यों नहीं रहोगी? बेगम ने सवाल पूछा। देख नहीं रही, इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। किस तरह कह रहे हैं कि मैं इनके सर पर सवार हो गई हूँ? नमल किसी के सर पर सवार नहीं होती। मुझे कोई शौक नहीं लोगों को ज़िंदगियों में ज़बरदस्ती घुसने का। इसने इतनी गहरी बात कर दी कि एक पल के लिए अम्मा और दराब दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी की बात की इसे तवक्का नहीं थी। अम्मा ने जताती नज़रों से दराब को देखा। वो शर्मिंदा सा होकर रह गया था। अच्छा ठीक है, वो जैसे हार मान गया था और अम्मा की हर बात तो वो पहले ही मान लिया करता था। शगुफ्ता बेगम के शौहर का इंतकाल हो चुका था। हवेली में सिर्फ दादा जान, शगुफ्ता बेगम, इनके 2 बेटे और इनकी बहू अरीबा ही रहते थे क्योंकि फैजल का इंतकाल हो चुका था और फैजल का एक शेर ख्वार बच्चा था
बहुत छोटा था, इसलिए तो अरीबा ने फैसल की मौत का इतना गम लिया था। वो इसके आगे आगे चल रहा था और नमल खौफकी से मुंह फुलाती इसके पीछे चल रही थी। यकीनन इसे अभी तक दराब की वो बात सर पर चढ़ने वाली पसंद नहीं आई थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो भी इसके पीछे ही दाखिल हो गई और कमरा देखकर तो नमल की आंखें पटी की पटी रह गई। वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही शाहाना बेडरूम था। और ध्यान रखना, मेरी किसी भी चीज़ को इधर उधर मत करना, मुझे अपनी चीज़ें बिखरी हुई पसंद नहीं है। वो इसे इस तरह हदायत दे रहा था जैसे वो सारा कमरा बिखेर देगी। इसकी बात सुनते नमल का चेहरा गुस्से से फूल गया। वो कोई बिगड़ी हुई बच्ची नजर आती हूँ? मैं कोई बिगड़ी हुई बच्ची नजर आती हूँ जो सारे कमरे का सामान बिखेर दूंगी? वो गुस्से से बोली थी और दराब ने हैरत से इस आफत को देखा। एक तो पता नहीं दादा ने कहाँ फंसा दिया, वो बस नफी में सर हिलाता रह गया। बिना कुछ कहे वो स्टडी टेबल पर बैठ चुका था और वो बेड पर बैठी उछल कूद कर रही थी। दराब डिस्टर्ब हो रहा था। प्लीज तुम ये उछल कर कूद बंद करोगी? एक झटके से अपनी कुर्सी घुमाता वो गुस्से से बोला और एक पल के लिए सारे कमरे में सन्नाटा छा गया। नमल के मुंह के जाविये बिगड़े। खड़ूस कहीं का। वो बेड पर एक साइड होकर बैठ गई और दराब ने सुकून का सांस लिया। वो अक्सर पाकिस्तानी ड्रामा देखती रहती थी, इसलिए इतना तो पता ही था कि हीरो कैसे होते हैं, लेकिन इसे दराब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो बहुत ज़्यादा सख्त और रूड था। वो स्टडी टेबल पर बैठा अपनी पढ़ाई कराता नहीं। अब मेरे दोस्त क्या कहेंगे? यूनिवर्सिटी जाने की उम्र में मेरी एक अदद बीवी भी आ चुकी है। क्या किस्मत है यार। आहिस्ता आवाज़ में बड़बड़ा रहा था सुने, जब अचानक कि वो इसके कान में बोली और दराब लहू में सीधा हुआ। वो इसके बिल्कुल पास खड़ी थी और स्टडी टेबल पर झांक रही थी। दराब को जैसे हार्ट अटैक इसने अचानक आकर इस तरह डराया कि वो वाकई खौफजदा हो गया था। अब क्या मसला है? वो जुझला ही क्या था? वो मुझे भूख लग रही है, इसने बहुत मासूमियत से कहा। इसकी चादर सरकती हुई कंधों से नीचे तक आ चुकी थी और पहली बार दराब ने इसका चेहरा बहुत गौर से देखा और वो कुछ गुस्से से डांटने लगा था। एक पल के लिए सख्त रह गया। वो 14 साल की उम्र में कहीं काफ़ी खूबसूरत थी। सी गहरी सरमई आंखें, सफ़ेद गंदमी रंगत, इसके गहरे गोरे बाल, इसके नक्श नैन कुछ ऐसे थे कि वो बहुत खूबसूरत थी। दराब कुछ लम्हों के लिए जैसे इसके खूबसूरत चेहरे में खो गया। मुझे भूख लगी है। नमल को लगा शायद वो सुन नहीं रहा, इसलिए दोबारा अपनी बात पर जोर दिया। तो दराब होश में आया। हाँ रुको, मुलाजमा से कहकर तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ। क्या मुसीबत है यार, इन अब स्कूल से पढ़ भी नहीं सकूंगा। पढ़ने की उम्र में एक बच्ची संभालनी पड़ेगी। शदीद परेशानी का शिकार था और एक बार फिर नमल को गुस्सा आ गया। कितनी बार कहा है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, पूरे 14 साल की हूँ, 8 क्लास में पढ़ती हूँ, आपको क्या पता? गुस्से से कहते हुए वो रुक पलट गई और दराब खान ने बहुत दिलचस्पी से इसकी सुर्खोती नाक को देखा। जैसे सारा गुस्सा नाक में समट आया हो। वो कुछ ही घंटों में जान गया था इस लड़की को अपनी नाक बहुत अजीब से है, किसी तरह अपनी अना की खातिर कैसे बार बार बोलती थी। कुछ ही देर बाद नौकरानी खाना देकर जा चुकी थी और एक साइड टेबल पर बैठी वो खाना खा रही थी। वो जिस स्कूल से बैठा पढ़ाई कर रहा था, अचानक इसका फ़ोन बज उठा। इसने फ़ोन उठाया, इसके किसी क्लास फेलो का फ़ोन था। फ़ोन पर बात करने के बाद इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। वो फ़ौरन कमरे से बाहर निकला और भाग कर दादा के पास पहुंचा। बाहर लाउंज में दादा और अम्मा बातों में मसरूफ थे। अम्मा अम्मा मुझे आपको बहुत ज़रूरी खबर देनी है। खुशी इसके लहजे से आया थी। अरे भाई क्या हो गया है? अम्मा ने हैरत से पूछा। वो अम्मा के पास ही बैठ गया। अम्मा, मैंने लंदन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया था और वहाँ से मुझे सिलेक्शन कॉल आ गई है। मुझे इसी हफ्ते लंदन जाना होगा। अम्मा मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी डिग्री लूँगा। इसके बाद सुनते अम्मा और दादा दोनों के चेहरे के रंग उड़े थे। क्या कह रहे हो तुम मुल्क से बाहर जाकर पढ़ाई करोगे? दादा भी काफ़ी हैरान थे। हाँ दादा, वहाँ की डिग्री ज़्यादा अच्छी है, बस आप लोग समझे ना, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है और पढ़ाई पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और कब तक वापस आओगे? अम्मा ने दहल कर पूछा। 4-5 साल तो लग ही जाएंगे। और इस माँ ने हाल ही में अपना एक बेटा खोया था और अब दूसरा बेटा। किसी ने माँ के कलेजे को हाथ मारा था, लेकिन शगुफ्ता बेगम ने दिल पर पत्थर रख लिया और अपने बेटे के चेहरे पर सारे जहाँ की खुशी देख सकती थी। और नमल का क्या होगा? उन्होंने इसी संजीदगी से पूछा। अम्मा क्या हो गया है? वो अभी छोटी है, इसे पढ़ाई लिखाएं और मुझे भी पढ़ने दें खुदारा। इसके लहजे में नमल का जिक्र करते हुए झंझलाहट नुमाया हो गई थी। इसके बाद अम्मा ने कोई बहस नहीं की। इसने एक हफ्ते में भाग दौड़ की और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए। इस एक हफ्ते में वो बिल्कुल ही नमल को फरामोश कर बैठा था। नमल सारा दिन शगुफ्ता बेगम के पास बैठी इनसे बातें करती रहती। फिर उन्होंने खुद ही सोचा कि नमल का एडमिशन करवा देते हैं। उन्होंने नमल का एडमिशन स्कूल में करवा दिया तो वो वहाँ बिजी हो गई, लेकिन इसे दराब का रवैया चुभता था। बेशक वो 14 साल बच्ची थी, लेकिन फिर भी दिल में ये बात कहीं ना कहीं केचुआ मारकर बैठ गई थी कि वो इसका शोहर है और इसके साथ बेरुखी वाला सलूक बरत रहा है। वो रात को कमरे में आता था तो नमल एक साइड पर बेड पर पड़ी सोई होती और कम से कम नमल के साथ एक कमरे में रहने का तो सोचने वाला भी नहीं था, इसलिए खामोशी से नीचे वाले कमरे में चला गया और बिलाखिर 6 दिन बाद वो लंदन के लिए चला गया। 5 सालों के लिए इसने नमल को एक बार खुदा हाफिज कहना भी दोबारा नहीं किया, इसकी तरफ देखा तक नहीं। और नमल ने, बेशक वह बच्ची थी, लेकिन फिर भी इसका दिल बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। गुजरते वक्त के साथ साथ अरीबा का रवैया नमल के साथ ठीक होने लगा। वो अक्सर अरीबा के बेटे के साथ खेलती और बाकायदगी से स्कूल जाती थी। गुजरे अरसे में वो कभी अपने माँ बाप से नहीं मिली, लेकिन वो इस हवेली में बहुत अच्छे तरीके से रच बस गई थी। दादा, अम्मा, इब्राहिम और अरीबा सारे इसे बहुत अजीज, इज्जत और मोहब्बत देते थे। वो दिल लगाकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। जरा फ़ोन भी करता
تو صرف اماں سے بات ہوتی یا دادا اور ابراہیم سے. اس نے کبھی فون پر نہ نمل کا پوچھا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک نسوانی وجود کو اپنے نکاح میں لے کر چھوڑ کر آ چکا ہے. وہاں جا کر بہت زیادہ خوش رہنے لگا تھا. گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ نمل نے بھی کبھی اس کا ذکر نہیں کیا. اس کا دل چاہتا تھا وہ پوچھے وہ کیسا ہے، لیکن اس نے کبھی بھی شگفتہ بیگم سے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ دراو کیسا ہے. وہ اس کا ذکر نہیں کرتی تھی، جیسے وہ اس حویلی کا فرد ہو ہی نہ. اسی طرح کرتے کرتے 5 سال گزر گئے. نمل جو پہلے ہی بہت خوبصورت بچی تھی، اب ایک جوان دو شیزہ میں بدل چکی تھی. اس کی خوبصورتی مزید بڑھ گئی تھی. اس نے FSC بہت اچھے مارکس کے ساتھ پاس کی تھی. اتنی محنت کی تھی. شگفتہ بیگم چاہتی تھی کہ اریبہ دوسری شادی کر لے، لیکن اس نے صاف صاف منع کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ وہ فیصل کے علاوہ زندگی میں کسی دوسرے مرد کا تصور بھی نہیں کر سکتی. وہ اپنے بیٹے کو نہ تو چھوڑ کر جائے گی، نہ ہی کوئی ستیلا باپ دے گی. وہ بہت اچھی اور بہت مضبوط لڑکی تھی. اماں نے بھی کوئی بحث نہیں کی اور نمل اب کافی سمجھدار ہو گئی تھی. اس کی معصومیت تو شاید اب کہیں دفن ہو گئی تھی، یا پھر وہ معصومیت صرف دراو کے سامنے نمایاں ہوتی تھی. وہ بہت سلجھ گئی تھی، سمجھدار تھی. اسے اپنے ماں باپ اتنے یاد نہیں آتے تھے جتنا دراو یاد آتا تھا. جب بہت زیادہ یاد آتا اور تکلیف سی ہوتی تو اس کے کمرے میں آ کر اس کی تصویر کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے دل کی تکلیف کو قابو کرنے کی کوشش کرتی. وہ جانتی تھی دراو اسے پسند نہیں کرتا اور بچپن میں وہ نکاح صرف مجبوری میں ہوا تھا. شاید وہ واپس آتے ہی نمل کو اس دن سے بہت ڈر لگ جاتا. گزرے عرصے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں دراو خان کے لیے محبت پیدا ہوتی گئی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ دراو اسے چھوڑے، لیکن دراو اسے پسند نہیں کرتا تھا اور یہ بات بڑی حقیقت تھی جسے وہ جتلا بھی نہیں سکتی تھی. دراو کے جانے کے بعد اس نے اماں سے درخواست کی تھی کہ وہ اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے بند کرے دے. وہ نہیں چاہتی تھی دراو کو کی کوئی چیز آگے پیچھے ہو. چاہتی تھی جب دراو واپس آئے تو اس کی ہر چیز اسی جگہ پر ملے. یہ 5 سال دراو نے کیسے گزارے یہ نمل نہیں جانتی تھی، لیکن اس نے ہر ایک پل کانٹوں کی سیج پر گزارا تھا، جہاں صرف تکلیفیں تھی. اب وہ 19 سالہ سمجھدار لڑکی تھی، وہ بچی نہیں رہی تھی. ایک دن امر اور ریبہ آپ کے بازار گئی ہوئی تھی اور وہ لاؤنج میں بیٹھی LED پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی. جب لاؤنج کا ٹیلی فون تھر تھرا اٹھا، وہ ریموٹ چھوڑتی ہوئی صوفے سے اٹھی اور ٹیبل تک آئے. پھر فون کان سے لگایا تو دوسری طرف ہیلو کی آواز ابھری. جی کون، کس سے بات کرنی ہے؟ نمل نے سنجیدگی سے سوال پوچھا. اس کی آواز سن کر کچھ پل کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی. ارے بھائی، جب بات ہی نہیں کرنی تو فون ہی کیوں کیا تھا؟ نمل جیسے جنجلا ہی گئی. اس سے پہلے کہ فون کاٹتی اسپیکر سے آواز ابھری. دراو خان بات کر رہا ہوں، اماں سے بات کرواؤ. اس کے لہجے میں حکم تھا. اس کی آواز گزرے سالوں میں کچھ بھاری سی ہو گئی تھی. نمل کا سانس چند پل کے لیے رک گیا. سالوں بعد اس کی آواز سنی تھی، لیکن پھر وہ ہوش میں آئی اور بنا اسے کوئی جواب دیا فون ٹھک سے بند کر دیا. اس کا دل بہت تیزی سے تڑک رہا تھا. 5 منٹ بعد دوبارہ فون آنے لگا، لیکن اس بار نمل نے فون کو ہاتھ نہیں لگایا. فون بار بار آ رہا تھا اور وہ ڈرتی ہوئی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی. اس کا موڈ بہت ہی زیادہ اداس ہو گیا تھا. سارے کام چھوڑتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی. وہ دوپہر کی سوئی تھی اور اب مغرب ڈل گئی تھی. باہر نکلی تو اس نے دیکھا حویلی میں کافی خوش گپیوں کی آوازیں آ رہی تھی. وہ حیرت سے ڈائننگ ٹیبل تک آئی، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر نمل کا سانس رک گیا. پورے 5 سال بعد وہ واپس آ گیا تھا. نمل اسے پہچان سکتی تھی. بے شک اس کا حلیہ کچھ بدل گیا تھا، لیکن نمل نے اس کی تصویروں کو اتنا دل میں بسا لیا تھا کہ وہ اسے دیکھ کر پہچان سکتی تھی. وہ مسکرا کر دادا جان، شگفتہ بیگم، اریبہ اور ابراہیم سے باتیں کر رہا تھا اور نمل پتھر ہو گئی. اچانک عمر کی نظر نمل پر پڑی. وہ اریبہ کا بیٹا تھا. چاچی، اس کی آواز سے سارے خاموش ہو گئے اور نمل نے جیسے ہوش میں آئی فوراً پلر کی اور میں ہو گئی. آنکھوں کے سامنے 5 سال پرانا منظر ابھرا. جب وہ اسے چھوڑ کر لندن چلا گیا تھا، نہ اسے یہ کہہ کر کہا کہ وہ واپس آئے گا، نہ اسے خدا حافظ کیا. کیا وہ اتنی آزاد تھی، اراض تھی کہ اسے اس طرح اگنور کرا گیا جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہو؟ کیا ہوا عمر بیٹا؟ اماں نے اس سے پوچھا. کچھ نہیں دادی، ابھی تو چاچی یہی تھی کھڑی تھی. وہ حیرت سے خالی لاؤنج کو دیکھ رہا تھا. وہ تو پلر کی اوٹ میں چھپ چکی تھی. ایک پل کے لیے دراو خان کی نظریں پلر تک گئی، لیکن پھر وہ دوبارہ اس سب کی طرف متوجہ ہو گیا. کچھ منٹ بعد ہی نمل نے جہاں کر دیکھا سارے اس طرف متوجہ تھے. وہ دوبارہ کمرے میں بھاگ گئی. نہ جانے کیوں اسے اتنا رونا آ رہا تھا. دل چاہ رہا تھا پھٹ پھٹ کر روئے. اس نے کچھ نہیں کہا تھا تو اماں نے ملازمہ کے ہاتھ کمرے میں ہی کھانا بھجوا دیا. وہ کھانا تو کھا چکی، لیکن ساری رات روتے ہوئے سوئی تھی. نہ جانے سے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی. اس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ نمل کہاں ہے. وہ واقعی اس کے لیے اہم تھی ہی نہیں. رات کو نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی تھی، اس لیے وہ گئے دن تک سوتی رہی. شاید 11 بجے کا وقت تھا جب وہ کمرے سے باہر نکلی اور بس دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ اس سے سامنا نہ ہو، لیکن نہیں جانتی تھی کہ قسمت اتنی جلدی اس کی دعا رد کر دے گی. سیڑھیاں اتر کر نیچے بھاگنے کی کوششوں میں تھی جب اہن سیڑھیوں کے درمیان میں وہ اس چوڑے وجود میں سے جا ٹکرائی. سر پھوٹ گیا میرا، لگتا ہے کسی دیوار سے ٹکرا گئی ہوں. وہ آہستہ آواز میں بڑبڑا دی بولی. اپنا سر مسر رہی تھی اور دراو خان کی نظریں اس کے آر پار ہو رہی تھیں. دوسری جانب مکمل خاموشی محسوس کیا. اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور اپنے سامنے دراو کو دیکھ کر وہ پتھر ہی ہو گئی. اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا. اس کے اتنے قریب تھا اور اتنے قریب سے اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد نمل فیصلہ نہ کر سکی کہ وہ دور سے خوبصورت لگتا ہے یا قریب سے. اچانک دراو نے چٹکی بجائی تو وہ جیسے ہوش میں آئی. دراو خان بھی
کی طرف دیکھے बिना कोई बात करे वो नीचे भाग गई। इसके जाने के बाद राव के होंठों पर एक मुस्कुराहट टक्स कर गई। वो जानता था नमल इससे नाराज है। नाश्ता करने के बाद वो किचन में ही घुसी हुई थी। ये उसकी आदत थी, वो दोपहर को खाना अपनी मर्जी का बनाकर सारी हवेली वालों को खिलाती थी। मेहरून रंग की फ्रॉक पहन कर रखी थी, दुपट्टा गले में झूल रहा था, बालों का जोड़ा किए वो बिरयानी बना रही थी। जब अचानक से लाउंज से किसी की बातों की आवाज़ आई। आवाज़ कुछ अनजानी थी, बच्चे जैसे उसके मारे बाहर निकली, लेकिन सामने का मंजर देखकर किसी ने इसकी आंखों में मिर्चियाँ सी भर दी। जनाब खान लाउंज के सोफे पर बैठा हुआ था और इसके सामने ही एक 20-22 साल लड़की पैंट शर्ट पहने मेकअप किए काफ़ी अमीर और स्टाइलिश सी वो लड़की कह के लगा कर किसी बात पर हंस रही थी और दराब भी मसलसल मुस्कुरा रहा था। और ये मंजर देखती इसकी सरमैया आंखों में तकलीफ उभरी थी। इसे यकीन हो चुका था कि वो दराब की ज़िंदगी में कोई अहमियत ही नहीं रखती। अपनी तकलीफ और आंसू जब्त करती वो वहाँ दोबारा किचन में भाग गई। दोपहर उतर आई थी, वो आसमां के हाथों सारा खाना टेबल पर लगवा चुकी थी। सारे हवेली वाले सिवाय दादा जान के इस वक्त टेबल पर ही मौजूद थे। वो जो किचन से निकली और ऊपर जाने की तगदू में थी कि शगुफ्ता बेगम ने इसे मुखातब कर लिया। नमल इधर आओ। वो रुकी और फिर इनकी तरफ वापस पलटी। कहाँ जा रही हो? यहाँ आओ, बैठ कर खाना खा लो। लहजे में आज भी ममता जैसी मोहब्बत थी। वो चाह कर भी इनको मना न कर पाई। हैरत तब हुई जब वो इसने दराब के पैरों में इस लड़की को बैठे हुए देखा जो दोपहर से कुछ देर पहले बातें करती हुई यहाँ बैठी थी। नमक के अंदर जैसे किसी ने आग की चिंगारी भड़क दी। नहीं अम्मा, मुझे भूख नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसकी तो भूख ही मर गई थी। इन्हें ये कहते हुए वो वापस सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर चली गई और जनाब ने अफसोस से इसकी पुश को देखा। 2 मिनट तक वो डाइनिंग टेबल पर बैठा रहा, लेकिन फिर सुकून नसीब नहीं हो रहा था। फौरन डाइनिंग टेबल से उठ गया। तुम कहाँ जा रहे हो? अरीबा ने पूछा। मैं इसे देख कर आता हूँ। इसके लहजे में कितनी बेचैनी थी अम्मा और अरीबा ने साफ महसूस की। दोनों के होंठों पर मुस्कुराहट रक्स हुई और इसके कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड पर बैठी बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। इसकी आंखों के सामने वो मंजर नुमाया हो रहा था, किस तरह वो लड़की कह के लगा कर दराब खान से बातें कर रही थी। वो इसके पास बेड पर आकर बैठे भी चुका था, लेकिन नमल अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि इसका आना भी महसूस न कर सकी। दराब ने देखा इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। दराब ने इसके माथे पर हाथ रखा तो वो बुखार में तप रही थी। दराब के हाथ रखने से जैसे वो चौंक कर ख्यालों से बाहर निकली और बेचैनी से अपने कमरे में दराब को देखा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बेहद बदहवास हुई। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें इतना तेज बुखार है, तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? इसकी बात को इग्नोर करके फिक्रमंदी से सवाल पूछ रहा था। क्यों बताऊं? किसी को कौन सा मेरी परवाह है? और मैं लगती ही क्या हूँ इन सब की? वो अचानक ही गुस्से से चीख पड़ी। नमल, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो आओ मेडिसिन लेने चलते हैं। दराब ने इसकी बात को इग्नोर करते संजीदगी से जैसे हुक्म सुनाया। नहीं जाना मुझे कहीं भी, आपके साथ जाइए। यहाँ से 5 साल बाद आ गए हैं मुझ पर अपना हक जताने। दूसरी बात वो खुफकी से मुँह में बड़बड़ाई, लेकिन इसकी आवाज़ इतनी थी कि दराब इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। मुझसे नाराज़ क्यों हो? बता ही दो। दराब ने जैसे हथियार फेंका। नवल ने बेशकीनी से देखा। अच्छा तो ये भी मैं आपको बताऊं? फिर पूरे 5 साल में एक बार भी आपको याद नहीं आया कि आपकी कोई बीवी है भी है? इसके लहजे में तकलीफ थी, आंखों से आंसू छलक रहे थे और दराब इसकी तकलीफ को समझ सकता था। तुम्हें किसने कहा कि तुम मुझे याद नहीं आई? पूरे 5 साल तक मैं तुमसे बात करने के लिए तरसता रहा। जब भी अम्मा या आप ही से कहता तुमसे बात करवा दो, वो एक ही बात कहती, तुम बात नहीं करना चाहती। तो बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? पूरे 5 साल मैंने सिर्फ एक ही बात कही कि सिर्फ एक बार नमल को कहेंगे बात कर ले, लेकिन इनका यही जवाब होता था कि तुम बात नहीं करना चाहती। और नमल के इस पास धमाके होने लगे। इसे याद आया शगुफ्ता बेगम और रिपा भाभी ने 3-4 बार इससे कहा था कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी दराब से बात करवा देंगे, लेकिन इसने कह दिया था कि इससे इस शख्स का जिक्र ही नहीं करना। नमल एकदम से शर्मिंदा होकर रह गई। हाँ मैं जानता हूँ, तब मैं बहुत छोटा था, लड़कपन की उम्र थी, फैसले करने की समझ बूझ नहीं थी। मैंने तुम्हें यहाँ रहते हुए इग्नोर किया, वो अलग बात थी, लेकिन वहाँ जाकर मुझे अपनी गलती का हर गुजरते दिन पछतावा होता था। मैं तुमसे इतना गुस्सा था कि दिल चाहता था तुमसे बात ही ना करूँ। कल जब तुमने फ़ोन उठाया तो मैं पहचान गया था कि तुम बात कर रही हो, लेकिन मैंने अम्मा से बात करने के लिए फ़ोन किया था क्योंकि तुम्हारे लिए तो मेरे पास वक्त ही नहीं था। लेकिन जब वापस आया तो मैं एक नज़र देखने के बाद ही सारी नाराज़गी हवा हो गई। चलो अब तो अपना मुँह ठीक करो। देखो तुम्हारी गलती तो थी, तो गलती मेरी भी है। दराब इसके पास हुए बैठा और इसका हाथ अपने हाथ में लिया। लेकिन फिर भी आपको माफ़ नहीं करूँगी, वो अचानक ही सू करती हुई बोली। तो दराब हैरान हुआ। और अब क्या मसला है? वो जो नीचे लड़की बैठी है जिसके साथ हंस कर बातें कर रहे हैं, वो लड़की आपको नज़र आ गई और अपनी बीवी नज़र नहीं आई? आपने मुझसे मेरी खैरियत जानने के लिए भी कोशिश नहीं की? वो जेलस हो रही थी। ये देख दराब ने के होंठों पर मुस्कुराहट नमदार हुई। अरे कुछ भी नहीं, वो कह रही थी कि मैं इसे पसंद बहुत अच्छा लगता हूँ, तो मैंने कहा कि मैं भाई शादीशुदा हूँ, अगर यकीन नहीं होता तो मेरी बीवी को आकर देख लो। तो बस वो तुम्हें देखने के लिए आई थी। मैं इसे बताना चाहता था कि मेरी बीवी से ज़्यादा हसीन लड़की इस दुनिया में कोई नहीं है। दराब के होंठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में शरारत थी और नमल हैरत से इसे देख रही थी जो इसके मजीद करीब होता इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने सीने से लगा चुका था। सच कहूँ
تو تمہیں پہلے ہی نظر میں دیکھا تھا تو سیدھی دل کے اندر اتر گئی تھی، لیکن تب میں اپنی کیفیت سمجھنے سے انجان تھا۔ 5 سال دور رہا تو قدر آ گئی۔ وہ آہستہ آواز سے سرگوشی کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا، اور یہ تو تاریخ بات ہے کہ انسان کا رویہ وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے، اور وہ تو 5 سال حویلی سے باہر رہ کر آیا تھا، اور 5 سالوں میں اس کا بیہیویئر، اس کا سوچنے سمجھنے کا انداز، اس کے سلوک، سب کچھ بدل گیا تھا۔ چلو میرے کمرے میں آ جاؤ، میرا کمرہ تمہیں بہت مس کرتا ہے، جناب نے اس کی بات بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ نہیں مجھے نہیں آنا، آپ تو ہر وقت پابندیاں لگاتے ہیں، یہاں نہ بیٹھو، اس چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، اور یہ اور وہ برے برے منہ بنا دی۔ بہت کیوٹ لگ رہی تھی تم، جیسی جس چیز کو مرضی ہاتھ لگانا، جیسے مرضی رہنا چاہے تو سارا کمرہ تباہ کر دینا، میں کچھ نہیں کہوں گا، آئی پرومس۔ جناب نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا، اور نمبر سارے غم بھول کر جیسے مسکراہٹ ہی، اس نے ایک لمبا انتظار کیا تھا، اور انتظار کا پل اتنا اچھا ہوتا ہے اسے اندازہ نہیں تھا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک ختم شد۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ناول بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر کلاس میں جائیے گا، اینڈ کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو شارٹ ناولس کیسے لگ رہے ہیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی عائشہ اسلام کو دے اجازت۔ اللہ حافظ۔